पेशे से आर्किटेक्ट रोहन एक प्लेबॉय है जिसकी जिंदगी पार्टी और अकेलेपन में गुजरती है। अचानक एक लड़की की मौत के बाद उसकी दुनिया बदल जाती है। उसके घर में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। तो आज की जो फिल्म है वो एक हॉरर फिल्म है और इसकी कॉन्सेप्ट काफी अलग है। फिल्म की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन साइट से होती है। लंच ब्रेक के दौरान साइट के सुपरवाइजर मधुसूदन पोट्टी इंजीनियर को कुछ कागजात दिखा रहे थे। तभी पास रखा एक चाय का कप नीचे गिर जाता है। कप के गिरते ही मधुसूदन के चेहरे पर काफी टेंशन आ गया था। मधुसूदन को पहले से ही महसूस हो जाता है कोई दुर्घटना होने वाली है, क्योंकि उन्हें कोई भी अनहोनी होने से पहले पता चल जाता था। तभी मधुसूदन के घर पर फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी पड़ोस की लड़की मर गई है। खबर सुनते ही मधुसूदन तुरंत घर भागता है। वहां पर भीड़ थी और पुलिस भी आ चुकी थी। एक लड़की जिसका नाम कानी था, उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस उसका बॉडी एक दिन बाद निकालती है। पानी में ज्यादा देर रहने के वजह से बॉडी बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। हाथ पैर अकड़े हुए थे। ये साफ है कि ये कोई नॉर्मल मौत नहीं है। अब हमें आर्किटेक्ट रोहन को दिखाया जाता है। रोहन वैसे तो अपने पिता के साथ अमेरिका में रहता है, लेकिन एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ इंडिया आया हुआ है। उसका जन्म यहीं हुआ और पढ़ाई भी यहीं हुई। शाम को रोहन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। पार्टी के बीच उसका एक क्लासमेट रोहन को बताता है कि उनकी दोस्त कानी ने कुएं में कूदकर खुद को खत्म कर लिया। ये सुनकर रोहन को जोरदार झटका लगता है और उसका मूड खराब हो जाता है। वो पार्टी से दूर हो जाता है और ज्यादा शराब पीकर सो जाता है। अगली सुबह रोहन उठता है और बालकनी में खड़े होकर फोन में तस्वीरें देख रहा था। इन तस्वीरों में कानी के साथ उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज थी। इससे पता चलता है कि कानी के साथ रोहन का अफेयर था, इसलिए कानी की मौत की खबर से वो इतना सदमे में था। रोहन अपने एक दोस्त के साथ कानी के घर जाता है। वहां उसकी मुलाकात सबसे पहले मधुसूदन पोट्टी से होती है, जो कानी के लिए हो रही प्रार्थना सभा में सबका ध्यान रख रहा था। रोहन मधुसूदन को बताता है कि वो कानी का क्लासमेट था और उसकी मौत की खबर सुनकर यहाँ आया है। मधुसूदन दोनों को कानी के पिता से मिलवाते हैं। कानी के परिवार में उसके माता पिता, दादी और छोटा भाई किरण है। रोहन किसी शौक वाले घर में पहली बार आया था, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था। वो बात करने के लिए कानी के पिता से किरण के बारे में पूछता है। पता चलता है किरण छत पे है। छत पर जाने से पहले रोहन ऊपरी मंजिल पर कानी के कमरे में जाता है। वो कानी के कमरे को देखकर सीधा छत पर चला जाता है। छत पर किरण फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है। रोहन ये देखकर हैरान था कि अपनी बहन की मौत के बावजूद वो इतना शांत कैसे है। रोहन उसे संभालने की कोशिश करता है, पर किरण रोहन से सिगरेट मांगता है और रोहन उसे दे देता है। सिगरेट पीते हुए रोहन किरण से पूछता है क्या कानी की किसी से कोई लड़ाई हुई थी या उसने इस घटना के बारे में कुछ बताया था। किरण साफ मना करता है कि इस बारे में उससे उसकी कानी से कोई बात नहीं हुई थी। किरण रोहन के सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। रोहन घर लौटकर नहाता है और देखता है कि उसके पास कानी की एक हेयर क्लिप है, जिसे वो गलती से कानी के घर से ले आया था। वो क्लिप को दराज में रख कर सो जाता है। आधी रात को बालकनी खुलने और दरवाजा अपने आप खुलने की आवाज से रोहन डर जाता है। वो मानता है कि शायद ये हवा की वजह से हुआ होगा और फिर सो जाता है। अगले दिन सुबह मधुसूदन को उसके घर पर दिखाया जाता है, जो पूजा की तैयारी कर रहा था। उनके घर में उनकी माँ और पूर्वजों की तस्वीरें हैं और उन्हें आने वाली अनहोनी की चिंता है। रात में कानी के घर पर उसके पिता माँ को संभालते हैं, जबकि भाई किरण चुपचाप मोबाइल चला रहा था। रोहन काम से लौटकर फिर सोने जाता है। तभी वो महसूस करता है कि कोई अदृश्य आत्मा उसके सिर पर हाथ फेर रही है, जैसे कानी किया करती थी। वो घबरा कर उठता है और देखता है कि बिस्तर पर एक तरफ का गद्दा दबा हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे अपने कानों में घुंघरू की आवाज आती है, जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा हो। रोहन डर कर दरवाजा बंद करता है और कमरे में भाग जाता है। बाहर आकर उसे अंदर से टक टक की आवाज आती है। वो सुनता है कि यह आवाज कानी की हेयर क्लिप को बार बार टेबल पर मारने से आ रही थी। रोहन हिम्मत नहीं जुटा पाता और पूरी रात ड्राइंग रूम में बैठकर गुजार देता है, ये सोचकर कि ये सब सच है या भ्रम। अगली सुबह रोहन को लगता है कि शायद ये ज्यादा शराब पीने का असर था, लेकिन रात में जब वो आइसक्रीम खा रहा होता है तो डिब्बे का ढक्कन अपने आप खुलकर गिर जाता है। आज रोहन ने शराब नहीं पी थी, जिससे वो समझ जाता है ये सब सच में हो रहा है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके बगल में खड़ा है। अचानक एक अदृश्य शक्ति रोहन को धक्का मार के गिरा देती है। वो शक्ति रोहन की गर्दन दबाती है, हाथ पर काटती है और उसे हॉल रूम में घसीटती है। रोहन बचने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा उसे दीवार पर फेंकती है और अंत में उसके पैर पकड़कर खींचती है, जिससे रोहन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह होश आने पर रोहन देखता है कि उसके हाथ पर काटने के निशान हैं। वो वॉशरूम में कानी का एक वीडियो देखता है जिसमें वो रोहन के बाल सहला रही थी। ये देखकर रोहन मान लेता है ये सब कानी की आत्मा कर रही है और गुस्से में वो अपने बाल छोटे छोटे काट देता है। हाथ पर पट्टी बांधकर रोहन मधुसूदन पोट्टी से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। वो बताता है कि कानी उसके साथ करीब आ गई थी और
उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन रोहन ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। रोहन कहता है कि वो पक्का है कि कहानी ने उनके रिश्ते के वजह से खुद को खत्म नहीं किया होगा, लेकिन उसकी आत्मा उसे बहुत परेशान कर रही है। रोहन कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर छुटकारा चाहिए। रोहन सारी घटनाओं को डिटेल में एक्सप्लेन करता है और मधुसूदन पूछता है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ठीक उसी समय पास रखा एक चाय का कप नीचे गिर जाता है। मधुसूदन समझ जाता है कोई बुरी घटना होने वाली है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में भी कप गिरने के बाद कहानी की मौत की खबर आई थी। मधुसूदन को ये सब आने वाले संकट के संकेत लगते हैं। रोहन मधुसूदन से कहता है, केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं कहानी के माता पिता से बात नहीं कर सकता। आप उनसे बात करके कहानी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाइए, ताकि उसकी समस्या का हल हो जाए। मुझे लगता है वो बहुत गुस्से में है और मुझे मारना चाहती है। मधुसूदन जवाब देते हैं, देखो कहानी अभी अभी मरी है। नियम के अनुसार उसकी मौत के 13 दिन बाद श्राद्ध के साथ ही उसकी सारी रस्म पूरी होगी और आत्मा की मुक्ति होगी। तब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन तब तक तुम्हें 13 दिन का इंतजार करना ही होगा। मधुसूदन के कहने पर रोहन किसी तरह 13 दिन मुश्किल से गुजारता है। 13 दिन पूरा होते ही रोहन घाट पर जाकर खुद देखता है कि कहानी के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हो गई हैं। रोहन मान लेता है कि अब कहानी की आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी और वो उसे तंग नहीं करेगी। घर आकर वो तसल्ली के लिए अपना कमरा अच्छे से जांचता है। रूम में कुछ न पाकर रोहन को इतने दिनों बाद शांति से नींद आती है। उसी रात रोहन अपने दोस्तों को बुलाकर एक पार्टी रखता है। वो कहानी के भाई किरण को भी इनवाइट करता है। किरण आता है और सब ड्रिंक करते हुए रोहन के घर की छत पर चले जाते हैं। बातचीत में रोहन किरण के करियर के बारे में पूछता है। किरण बताता है वो तैयारी कर रहा है और जल्द ही उसे नौकरी मिल जाएगी। रोहन कहता है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर मेरी जरूरत हो तो जरूर बताना। ये कहते हुए रोहन उसे फोन नंबर मांगता है। दरअसल रोहन किरण के अकाउंट में कुछ पैसे डालना चाहता है। किरण ये समझ जाता है और थोड़ा नाराज होता है। किरण कहता है कि आप मुझे भिखारी समझते हो जो आप मुझे पैसे देना चाहते हो? मैं अपना खुद देख सकता हूँ। रोहन को लगता है कि किरण को गुस्सा आ गया, तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है। भाई मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैं तो बस मदद करना चाहता था। रोहन उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन किरण रोने लगता है। रोहन पूछता है कि अब रो क्यों रहे हो? किरण कोई जवाब नहीं देता। रोहन सोचता है कि शायद उसे कहानी की याद आ गई होगी, इसलिए रोहन उसके लिए ड्रिंक लाने चला जाता है। रोहन जैसे ही ड्रिंक बनाना शुरू करता है, उसके कानों में फिर से वही घुंघरू की आवाज आती है। उसे लगता है कि कोई सामने से चलकर रोहन के पास से गुजरकर किरण के पास जा रहा होगा। रोहन तुरंत पलटकर देखता है और देखता है कि वो अदृश्य आत्मा किरण का कॉलर पकड़कर खींच रही है। वो आत्मा किरण को खींचती है और छत से नीचे फेंक देती है। रोहन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अदृश्य शक्ति किरण को घसीटकर नीचे फेंक देती है। किरण के हाथ पैर टूटकर चूर चूर हो जाते हैं और ऐसा भयानक दृश्य देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तुरंत किरण को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किरण के माता पिता और मधुसूदन भी आते हैं। मधुसूदन ये सब देखकर रोहन को दोष देते हैं कि किरण को बुलाने की क्या जरूरत थी। रोहन घर लौटता है, लेकिन अब उसे अपने कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो साफ समझ गया था कि कहानी की आत्मा अभी भी वहीं है। रोहन कहानी की हर क्लिप लेकर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि कहानी की आत्मा को क्या हो सकता है। वो क्लिप को बार बार खोलता है, लगाता है। तभी वो देखता है कि जब भी वो क्लिप को खोलता है, लगाता है, कमरे की लाइटें बुझने जलने लगती हैं। एक बार तो लाइट बंद ही हो जाती है। रोहन पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसे फिर से लगता है कि कोई उसके कमरे के अंदर घूम रहा है। वो फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके पूरे कमरे की तलाशी लेता है, पर कुछ नहीं दिखता। तभी किचन के बेसिन में पानी चलने की आवाज आती है। रोहन जाकर देखता है तो नल खुला था, जो उसने नहीं खोला था। वो नल को बंद करके जैसे ही मुड़ता है, किचन के शेल्फ से प्लेट नीचे गिरने लगती है। रोहन डर कर तेजी से वहां से बाहर निकलता है। इसके बाद रोहन सीढ़ियों की तरफ देखता है और जो देखता है वो भयानक था। काला पैंट पहने हुए, ऊपर कोई कमीज नहीं, शरीर इतना सूखा कि पसलियों की हड्डियां गिनी जा सकती थी। गले के ऊपर का हिस्सा गायब है। वो रोहन की तरफ हाथ बढ़ाकर कुछ मांग रहा था। रोहन को समझ नहीं आता कि ऐसे में वो क्या करे। वो आत्मा ऊपर की ओर चली जाती है। रोहन ध्यान देता है कि इस आत्मा के पैरों में घुंघरू बंधे हैं और वही घुंघरू की आवाज उसे आ रही थी। रोहन समझ जाता है कि ये कहानी की आत्मा नहीं है, बल्कि एक आदमी की आत्मा है। रोहन पूरी रात घर के बाहर गुजारता है। सुबह होते ही वो मधुसूदन को कॉल करता है और मधुसूदन उसके घर आता है। रोहन उसे रात की घटना बताता है कि जिसे वो कहानी की आत्मा समझ रहा था, वो असल में एक आदमी की आत्मा है जिसके पैरों में घुंघरू हैं। मधुसूदन भी ये सुनकर समझ नहीं पाता कि आखिर घर में क्या हो रहा है। वो अनुमान लगाता है कि हो सकता है इस घर में किसी की मौत हुई हो, जिसकी आत्मा अभी भी यहीं फंसी हुई है। रोहन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये घर तो मेरे पापा ने
बनवाया था और जब भी मैं इंडिया आता हूँ यहीं रहता हूँ, पहले कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। मधुसूदन पूछता है, इस बार जब तुम इंडिया आए तो क्या तुम किसी शमशान घाट या अंतिम संस्कार में गए थे? रोहन कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं गया। हाँ, पर कानी की मौत की खबर सुनकर मैं उसके घर से गुजरा था, तब जहाँ आपसे मुलाकात हुई थी। तभी रोहन उसे उस हेयर क्लिप की याद आती है। वो मधुसूदन को क्लिप के बारे में बताता है। मधुसूदन कहते हैं कि यही तुमने बहुत बड़ी गलती की, किसी मरे हुए इंसान की इस्तेमाल की हुई चीज तुम अपने घर में क्यों लाए? मधुसूदन बताता है कि हेयर क्लिप ऐसी चीज है जिसे लड़कियां हमेशा इस्तेमाल करती हैं, इसलिए कहानी की आत्मा से जुड़ी है। लेकिन रोहन कहता है, ये आत्मा तो एक आदमी की है, हेयर क्लिप का इससे क्या कनेक्शन? मधुसूदन समझाता है, हो सकता है कि उस आदमी का हेयर क्लिप से कोई कनेक्शन ना हो और उसका कहानी से कोई कनेक्शन जरूर होगा, इसलिए जब तुम कहानी की हेयर क्लिप यहाँ लाए तो शायद उस आत्मा को यह पसंद नहीं आया, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। अब सवाल उठता है कि वो आत्मा किसकी है जो कहानी की चीज को छूने पर इतना गुस्सा हो गई है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मधुसूदन रोहन को लेकर कहानी के घर जाता है। रोहन कहानी की क्लिप को वहीं रख देता है जहाँ से उसने उठाई थी। कहानी एक डांसर थी। मधुसूदन जांच करता है और देखता है कि कहानी के बॉक्स में उसके घुंघरू नहीं है। मधुसूदन रोहन से पूछता है कि क्या कहानी ने कभी अपने बॉयफ्रेंड या किसी ऐसे आदमी के बारे में बताया जो उसके बहुत करीब था या जिसका उसके पास्ट से कोई कनेक्शन था? रोहन मना करता है, नहीं उसने कभी कुछ ऐसा बताया नहीं और मुझे नहीं लगता कि उसका किसी के साथ कनेक्शन था, अगर होता तो वो पहली मुलाकात में मेरे साथ इतनी नजदीकियां नहीं बढ़ाती। मधुसूदन और रोहन सोचते हैं कि कहानी के घर के लोगों से बात करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो कहानी के घर की काम वाली एल्जा से बात करते हैं। एल्जा भी बताती है कि कहानी का किसी लड़के के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं था, अगर ऐसा होता तो घर वालों को पता चलता। वो पूरा दिन जानकारी जुटाते हैं और फिर वहां से निकलते हैं। मधुसूदन अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रोहन को अपने घर में रहने की हिम्मत ही नहीं होती, इसीलिए वो अपनी कामवाली से कपड़े मंगवा कर अपने एक दोस्त के घर चला जाता है। लेकिन अब वही घटनाएं जो रोहन के साथ हो रही थी मधुसूदन के साथ भी होने लगती है। रात को जब मधुसूदन खाना खाने बैठते हैं तो उसे अपने आसपास किसी चीज की मौजूदगी महसूस होती है। तभी उसके कमरे की खिड़की बार बार खुलने और बंद होने लगती है। मधुसूदन का सफेद बिल्ली वहां से गुजरती है तो उन्हें लगता है कि शायद बिल्ली की वजह से खिड़की खुली होगी, लेकिन इसके बाद जो होता है उससे मधुसूदन पूरी तरह चौंक जाता है। अचानक उसके सामने रखी कुर्सी अपने आप पीछे हट जाती है, जैसे उस पर कोई बैठने के लिए खींच रहा हो। यह देखते ही मधुसूदन डर कर अपने पूजा के कमरे में चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है, लेकिन उसके कानों में फिर से वही घुंघरू की आवाज आती है। मधुसूदन साफ समझ जाता है कि घुंघरू पहने कोई उसकी पूजा के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। तब यह आत्मा पूजा के कमरे में घुस नहीं पाती और दरवाजे के सामने से चली जाती है। मधुसूदन पूजा के कमरे से बाहर निकलता है और पूरे घर में नमक छिड़क देता है। वो अपनी माँ के कमरे में जाकर उन्हें भी चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। मधुसूदन और रोहन कहानी के डांस स्कूल जाते हैं। कहानी की दोस्त बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था, लेकिन फोटो स्टूडियो में काम करने वाला एक दुबला पतला आदमी कहानी का पीछा करता था। उन्हें शक होता है कि यह आत्मा उसी आदमी की हो सकती है, इसलिए वो स्टूडियो जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि उस आदमी का नाम फिलिप था। वो धीरे धीरे काम करता था, चर्च जाता था और सऊदी अरब में नौकरी के लिए चला गया था। उन्हें फिलिप के लिखे नोट्स और बंद फोन नंबर मिलता है। मधुसूदन को याद आता है कि कहानी के घर की काम वाली एल्जा का बेटा भी सऊदी में है। उन्हें लगता है कि फिलिप और एल्जा का बेटा एक ही एजेंसी से गए होंगे। रोहन एल्जा के घर जाता है और मधुसूदन फिलिप के नोट्स लेकर चर्च जाता है ताकि फिलिप के बारे में और जानकारी मिल सके। रोहन एल्जा के घर पहुंचकर उसके बेटे के बारे में पूछता है और उस एजेंसी की जानकारी मांगता है जिसके जरिए वो सऊदी गया था। एल्जा कहती है उसे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा और वो घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ मधुसूदन चर्च के फादर से मिलते हैं और उन्हें फिलिप के लिखे नोट्स दिखाते हैं। नोट्स देखते ही फादर कहते हैं ये तो डीएस ईरे के बारे में लिखा है। फादर समझाते हैं कि फिलिप ने कुछ बातें बाइबल से ली हैं और कुछ बातें बाहर से। डीएस ईरे 3री सदी में लैटिन भाषा में लिखा गया एक हिम है। ये असल में डे ऑफ जजमेंट को दिखाता है। सीधे शब्दों में कहे तो ये उस दिन की बात करना है जब दुनिया खत्म हो जाएगी। फादर बताते हैं कि ये उस दिन को दिखाता है जब ईश्वर के आदेश पर एक तुरही की आवाज से हर मरा हुआ इंसान अपनी कब्र से उठ जाएगा। उस दिन हर किसी के कर्मों का हिसाब होगा। कर्मों के आधार पर कोई स्वर्ग जाएगा और कोई नरक। फिलिप के नोट्स में भी इसी डीएस ईरे के थीम का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि फिलिप मौत को अंत नहीं मानता था और वो मौत के बाद के जीवन में विश्वास करता था। फादर ये भी बताते हैं कि फिलिप चर्च की म्यूजिक टीम का हिस्सा था। फादर उस टीम की फोटो से फिलिप को दिखाते हैं। फिलिप की फोटो देखते ही मधुसूदन की आंखें फटी रह जाती है। मधुसूदन को साफ याद आता है कि वो इस आदमी को कहानी के घर के आसपास देखता था और ये कोई और नहीं बल्कि एल्जा का बेटा मनु था।
मनु एल्जा के बेटे का निकनेम था, लेकिन उसका असली नाम फिलिप सेबेस्टियन था। रोहन एल्जा के घर में घुसकर समझ जाता है कि फिलिप उसी का बेटा है। उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है जहां मच्छरदानी के नीचे फिलिप की सड़ी गली लाश रखी थी। एल्जा ने उसके शरीर को संभाल कर रखा था। रोहन देखता है कि फिलिप के पैरों में कानी के गायब घुंघरू बंधे हैं और कानी की चीजें कमरे में बिखरी हैं। तभी एल्जा पीछे से आकर रोहन को बेहोश कर देती है। एल्जा बताती है कि फिलिप कानी से प्यार करता था, लेकिन कैंसर के कारण कभी कह नहीं पाया। वो कानी का पीछा करता था और मरने से पहले DS ईरे के बारे में लिखता था, लेकिन अचानक एक दिन फिलिप की मौत हो गई। पर फिलिप की माँ एल्जा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो किसी भी हाल में अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। एल्जा ने काले जादू का इस्तेमाल करके फिलिप की आत्मा को कहीं फंसाने की प्लान बनाई। एल्जा जानती थी कि फिलिप को कानी चाहिए थी, इसलिए फिलिप की आत्मा को रोकने के लिए कानी की मदद लेनी होगी। इसके लिए एल्जा कानी के घर में उसकी इस्तेमाल की हुई हर चीज धीरे धीरे चुरा कर यहाँ लाकर रखने लगी, ताकि फिलिप की आत्मा उन चीजों से आकर्षित होकर यहीं रहे। एल्जा इसमें कामयाब हो भी गई और उसने ही कानी के घुंघरू लाकर फिलिप के पैरों में बांध दिए थे। लेकिन इसके बाद कानी की मौत हो जाती है। फिलिप की आत्मा कानी की आत्मा के साथ जुड़ जाती है। जब कानी की मौत की खबर सुनकर रोहन उसके घर गया और कानी की हेयर क्लिप अपने घर में लाया, तो ये बात फिलिप की आत्मा को पसंद नहीं आई, इसीलिए वो रोहन के पीछे पड़ गई थी। जब एल्जा को पता चला कि मधुसूदन रोहन की मदद कर रहा है, तो एल्जा ने खुद फिलिप की आत्मा को मधुसूदन के घर भेजा ताकि मधुसूदन डर कर रोहन से दूर रहे, लेकिन मधुसूदन ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद एल्जा एक कुदाल लेकर घर के पीछे जाकर मिट्टी खोदने लगती है। वो रोहन को वहीं दफनाने की प्लान बना रही थी। इधर मधुसूदन रोहन को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रहा। मधुसूदन को शक होता है और वो सीधे एल्जा के घर आ जाता है। वो देखता है कि एल्जा घर के पीछे मिट्टी खोद रही है। मधुसूदन तुरंत घर के अंदर आता है और वहाँ सब कुछ देख लेता है। रोहन को बेहोश देखकर वो उसे जगाता है। मधुसूदन सब समझ जाता है कि एल्जा क्या करने की कोशिश कर रही थी। वो फिलिप के पैरों में कानी के घुंघरू देखता है और उन्हें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन घुंघरू कस कर बंधे थे, वो खोल नहीं पाते। मधुसूदन रोहन से कहता है कि वो कोई नुकीली चीज ढूंढ कर लाए जिससे वो इसे काट सके। रोहन नुकीली चीज ढूंढने के लिए बगल के कमरे में जाता है। तभी फिलिप की आत्मा दरवाजा बंद कर देती है और मधुसूदन पर हमला करती है। दूसरी तरफ एल्जा कमरे में आती है और रोहन को होश में देखकर उसे मारने की कोशिश करती है। रोहन बहुत देर लड़ता है और आखिरकार एल्जा को धक्का देकर गिरा देता है। रोहन दूसरे कमरे में जाकर देखता है कि फिलिप की आत्मा मधुसूदन को मारने की कोशिश कर रही है। रोहन एक पल भी देरी नहीं करता और फिलिप के पैरों से घुंघरू खोलने की कोशिश करता है। जब वो नहीं खुलते तो रोहन एक नुकीली चीज से फिलिप का पैर ही काट कर उसे चिमनी की आग में डाल देता है। जैसे ही फिलिप का पैर आग में जलता है, फिलिप की आत्मा मधुसूदन के शरीर से निकलकर हमेशा के लिए चली जाती है। उसी पल पूरे घर में आग लग जाती है। रोहन मधुसूदन और एल्जा को घर से बाहर निकालता है। घर के अंदर की सभी चीजें आग में जलकर खत्म हो जाती है। ये सब होने के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर जॉर्ज नाम का एक साइकेट्रिस्ट मधुसूदन की साइट पर उसे मिलने आता है। वो अपने एक घर की बात करता है जिसे उन्होंने एक माँ और बेटे को किराए पर दिया था, लेकिन वहाँ एक आत्मा होने की वजह से माँ बेटा घर छोड़कर चले गए। डॉक्टर जॉर्ज उस आत्मा को निकालने के लिए मधुसूदन की मदद मांगते हैं। यहाँ बताया जाता है कि डॉक्टर जॉर्ज जिस घर और माँ बेटे की बात कर रहे हैं वो घर भूतकालम फिल्म से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ रोहन अपना सारा काम खत्म करके US जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही रोहन बाहर निकलने वाला होता है, उसे फिर से किसी अदृश्य आत्मा की मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन इस बार घुंघरू की आवाज नहीं आती, सिर्फ दबे पाँव की आहट। रोहन समझ जाता है कि वो आत्मा उसके बेड पर बैठ गई है, क्योंकि जहाँ वो बैठी है वहाँ का गद्दा दब गया है। साथ ही कानी की वो हेयर क्लिप भी बेड पर रखी है, जिसे रोहन वहीं छोड़कर आ गया था। रोहन ये समझ नहीं पाता कि ये क्लिप यहाँ कैसे आई। वो उस आत्मा की मौजूदगी को अच्छे से समझने के लिए अपने बिस्तर के चादर उठाकर हवा में उछलता है। इसके बाद वो देखता है कि किसी औरत के आकार की परछाई बिस्तर पर बैठी है। फिल्म यहीं खत्म होती है। इस आत्मा का नाम नहीं बताया जाता और फिल्म को ओपन एंडिंग पर छोड़ दिया जाता है, और ये आत्मा शायद कानी की हो सकती है। और हमने जो फिल्म में मधुसूदन पोट्टी का कैरेक्टर देखा, वो शायद ब्रह्मयुगम फिल्म से कदुमना पोट्टी का वंशज हो सकता है, जो उनकी पूर्वजों की तस्वीरों से मेल खाता है। तो मतलब ये फिल्म भूतकालम और ब्रह्मयुगम, इन तीनों फिल्म को कनेक्ट किया गया है। खैर, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।